एक ऐसे फोन की कल्पना करो जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन समस्या ये है कि उन इच्छाओं की एक खतरनाक कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी शुरू होती है एक लड़के सिड से, जिसे अपने स्कूल की एक लड़की एंजी पसंद है। सिड का दोस्त उसकी भावनाओं के बारे में जानता है और हमेशा उसे हिम्मत देता है कि वो आखिरकार एंजी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दे। एक दिन जब सिड एंजी के साथ स्केटिंग कर रहा होता है तो वो एक रोमांटिक पल बनाने की कोशिश करता है। वो एंजी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इम्प्रेस करने के बजाय सब कुछ गलत हो जाता है और सिड अपना बैलेंस खो देता है। वह सीधा जाकर एक कूड़ेदान में गिर जाता है। जब एंजी उसकी मदद करने आती है तो सिड इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वो उसे देखने तक में हिचकिचाने लगता है। क्योंकि एंजी इस शहर में नई थी, इसलिए सिड फैसला करता है कि वो उसे शहर घुमाएगा और उसके साथ समय बिताएगा। लेकिन सिड अकेला नहीं था जिसे एंजी में दिलचस्पी थी। दूसरे स्कूल का एक परेशान करने वाला लड़का भी एंजी को देख रहा था और उसे पसंद करता था, लेकिन उसके विपरीत सिड बिल्कुल परेशान नहीं होता और एंजी के करीब आने की कोशिश करता रहता है। जल्द ही एंजी सिड से उसका फोन नंबर मांगती है ताकि वे संपर्क में रह सके, लेकिन सिड शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं था। तभी उसका दोस्त बताता है कि सिड के पास पहले एक फोन था, लेकिन गुस्से में उसने उसे तोड़ दिया था। ये सुनने के बाद सिड घर जाता है और अपनी माँ से पैसे मांगता है क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। लेकिन सिड के दिमाग में एक अलग ही प्लान था। वह उन पैसों से कुछ और नहीं बल्कि एक नया फोन खरीदना चाहता था। दुर्भाग्य से उसकी माँ उसे केवल 30 यूरो देती है। इतने पैसों में फोन खरीदना संभव नहीं था, इसलिए सिड स्कूल के बाद जिस होटल में काम करता था वहाँ जाता है और अपने बॉस से कुछ अतिरिक्त पैसे मांगने की सोचता है। जब सिड देर रात काम से घर लौटता है तो उसका बॉस देर से आने के कारण उस पर गुस्सा करता है और उसे डांटता है। इसके बाद सिड हिम्मत करके उससे पैसे मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसका बॉस उसे 100 यूरो दे देता है। पैसे देखकर सिड बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई है। लेकिन बेचारा सिड नहीं जानता था कि वो पैसे नकली थे। उसका बॉस सिर्फ मजाक कर रहा था और उसने उसे बेवकूफ बना दिया था। बाद में सिड एक अजीब फोन की दुकान पर नया डिवाइस खरीदने जाता है। दुकानदार उसे कई अलग अलग फोन दिखाता है, लेकिन सिड कोई भी फोन नहीं खरीद पाता क्योंकि उसके पास सिर्फ 30 यूरो थे। फिर दुकानदार एक रहस्यमय बॉक्स निकालता है और उसे सिड को दे देता है। बॉक्स के अंदर एक अजीब फोन होता है। जैसे ही सिड उसे खोलता है उसमें से धुआं निकलने लगता है और एक चमकदार लाल फोन बाहर आता है। वो फोन बहुत अजीब दिखता है और सबसे रहस्यमय बात ये होती है कि उस पर 2 छोटे सींग बने होते हैं। बिना ज्यादा सोचे सिड अपने पैसे दुकानदार को दे देता है और फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दुकान से बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि फोन काम नहीं कर रहा है। गुस्से और उलझन में सिड वापस दुकान पर जाता है और अपने पैसे वापस मांगता है। लेकिन जैसे ही वो फोन दुकानदार को दिखाता है, अचानक वो फोन चलने लगता है। फोन अपने आप सिड की तस्वीर भी खींच लेता है। जब दुकानदार को पता चलता है कि फोन सच में काम कर रहा है तो उसका मन बदल जाता है और वो फोन वापस लेना चाहता है। वो सिड से फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ फोन देने से मना कर देता है और उसे लेकर भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में सभी लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे हेयर एडवर्टाइजमेंट के लिए चुना गया था। वो असल में एंजी की दोस्त थी क्योंकि उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। सिड एंजी के पास जाता है और गर्व से अपना नया फोन दिखाता है। वो उससे उसका नंबर मांगता है, लेकिन इससे पहले कि एंजी कुछ बोल पाती, उसकी दोस्त सिड और उसके अजीब फोन का मजाक उड़ाने लगती है। अचानक वह फोन अपने आप उस लड़की की तस्वीर खींच लेता है। बाद में साइंस लैब में कुछ छात्र सिड के दोस्त को परेशान करने लगते हैं, जिसके कारण लड़ाई शुरू हो जाती है। सिड अपने दोस्त का बचाव करने के लिए बीच में आ जाता है और आखिर में टीचर लड़ाई में शामिल सभी छात्रों को सजा दे देता है। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है। जब सिड अभी भी लैब में बैठा होता है, उसका फोन अचानक बिना छुए किसी को कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ वही लड़की होती है जो हेयर एडवर्टाइजमेंट के लिए चुनी गई थी, यानी एंजी की दोस्त। किसी तरह वो फोन उसके बालों में आग लगा देता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उसे बस गर्मी महसूस होती है और वह सोचती है कि लैब अचानक इतनी गर्म क्यों हो गई है। सभी लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से उसके सिर पर कपड़ा डालकर आग बुझा देते हैं। प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। लड़की बताती है कि उसे सिर्फ एक फोन कॉल आया था और उसके बाद उसे कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि प्रिंसिपल उसे सजा तक नहीं देता, बल्कि वह आराम से अपने ऑफिस में बैठे एक मछली से बात कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ सिड घर पर बैठा एंजी को अपनी भावनाएं बताने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अचानक उसका फोन बजता है। जब वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि फोन ने खुद एंजी को कॉल किया है। एंजी कहती है, हेलो सिड। ये सुनकर सिड हैरान रह जाता है। वह जल्दी से बोलता है कि वह सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था और उसका सच में कॉल करने का इरादा नहीं था। अगले दिन स्कूल में सिड अपने दोस्त को बताता है कि उसका फोन अपने आप कॉल कर रहा है। जब वे क्लास के दौरान इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी टीचर उन्हें देख लेता है। टीचर गुस्से में सिड के पास आता है, उसके सिर पर हल्का सा मारता है
और उससे लेसन का एक सवाल पूछता है। सिड को बिल्कुल जवाब नहीं पता होता, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिड के फोन की स्क्रीन पर अपने आप उस सवाल का जवाब लिखना शुरू हो जाता है। सिड का दोस्त भी ये सब देख लेता है और हैरान हो जाता है कि ये फोन उसकी मदद कर रहा है। टीचर की नजर भी उस फोन पर पड़ जाती है और वो तुरंत सिड के हाथ से फोन छीन लेता है और उसे दूर फेंक देता है। क्लास खत्म होने के बाद सिड फोन उठाने जाता है। उसे लगता है कि फोन टूट गया होगा, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि फोन बिल्कुल सही रहता है। सिड और उसका दोस्त दोनों उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर इस फोन को उस सवाल का जवाब कैसे पता था। अगली सुबह जब सिड उठता है तो फोन उसे जन्मदिन की शुभकामना देकर चौंका देता है। सिड हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी फोन में अपनी जन्म तारीख डाली ही नहीं थी। जब वह अपने दोस्त से मिलता है तो उसे यह बात बताता है। उसका दोस्त मानता है कि इस फोन में कुछ गड़बड़ है और सिड से कहता है कि उसे ये फोन फेंक देना चाहिए। लेकिन तभी उसके दोस्त के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर ये फोन सच में इतना शक्तिशाली है तो शायद ये उनकी लैब वाली लड़ाई की सजा भी खत्म कर सकता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है, सिड के फोन पर प्रिंसिपल की असिस्टेंट का कॉल आता है। वो सिड को प्रिंसिपल समझ लेती है और उससे बात करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर सिड अपनी सजा रद्द करवा देता है और साथ ही अपने लिए खाना भी ऑर्डर कर देता है। कुछ ही समय बाद सच में खाना पहुंच जाता है और सिड और उसका दोस्त ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि फोन की ताकत असली है। वहीं दूसरी तरफ वह टीचर जिसने पहले सिड का फोन फेंका था, क्लास में बैठकर उसका मजाक उड़ा रहा होता है। बाद में जब सिड और उसका दोस्त एक क्लब में साथ बैठे होते हैं तो उसका दोस्त फोन मांगता है। वह कहता है कि वह इस फोन की मदद से अपने माता पिता को फिर से करीब लाना चाहता है। सिर्फ फोन देना नहीं चाहता, लेकिन आखिरकार वह मान जाता है। लेकिन जैसे ही उसका दोस्त फोन हाथ में लेता है, फोन बंद हो जाता है। गुस्से में उसका दोस्त परेशान हो जाता है और फोन को पानी में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब सिड फोन उठाता है तो फोन फिर से चालू हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह स्कूल में सिड एंजी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक एक चोर एंजी का फोन चुरा लेता है और भाग जाता है। सिड और एंजी तुरंत अपने स्केटबोर्ड लेकर चोर का पीछा करना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे वही परेशान करने वाला लड़का और उसके दोस्त भी आ रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी भी एंजी को पसंद करता था। लेकिन पीछा करते समय उस लड़के के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो अपनी कार दीवार से टकरा देता है। वहीं दूसरी तरफ सिड और एंजी चोर को पकड़ लेते हैं और एंजी का फोन वापस ले लेते हैं। बाद में सिड एंजी को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन एंजी मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी हिस्ट्री की परीक्षा की तैयारी करनी थी। इसके बाद सिड अपने दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि उस परेशान करने वाले लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। सिड चिंतित होकर पूछता है कि क्या वो जिंदा है या मर गया। फिर सिड अपने रहस्यमय फोन का इस्तेमाल करता है और हिस्ट्री टीचर को कॉल करके परीक्षा में आने वाले सभी सवाल पूछ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वे इस फायदे का आनंद ले पाते, परेशान करने वाले लड़कों का ग्रुप उन्हें ढूंढ लेता है और दोनों की बुरी तरह पिटाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान उनमें से एक लड़के के फोन पर कॉल आती है। सिड को पहले हुई घटनाएं याद आ जाती है और वह उसे कॉल उठाने से रोक देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि फोन फिर किसी को नुकसान पहुंचाए। कुछ समय बाद एक लड़की वहां आती है और उन लड़कों से कहती है कि सिड आज की परीक्षा में सबको चीट करने में मदद करने वाला है। ये सुनकर वे लड़के वहां से चले जाते हैं और जैसा कि उम्मीद थी, जब सभी छात्र परीक्षा का पेपर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि सिड ने पहले ही हिस्ट्री के सवाल सबको बता दिए थे। बाद में स्कूल की कैफेटेरिया में खाना खाते समय एंजी सिड को अचानक अपने साथ बैठने के लिए कहती है। उन्हें साथ देखकर वो परेशान करने वाला लड़का बहुत जलने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसका फोन बजने लगता है। जब वो शरारती लड़का फोन उठाता है तो कुछ अजीब होने लगता है। जैसे ही वो फोन से आती आवाज सुनता है, वो पूरी तरह अपना कंट्रोल खो देता है और अजीब हरकतें करने लगता है। वह अपने कपड़े उतार देता है और सबके सामने डांस करने लगता है। अब साफ हो जाता है कि सिड का फोन सिर्फ कॉल नहीं कर रहा था, वह लोगों को कंट्रोल कर रहा था और उनसे वही करवा रहा था जो वह चाहता था। इसी बीच सिड की माँ के साथ भी एक अजीब चीज होती है। उसे अचानक फ्री ट्रिप के टिकट मिल जाते हैं और सिड समझ जाता है कि ये भी उस रहस्यमय फोन का ही काम है। बाद में जब सिड अपने काम पर जाता है तो उसका बॉस उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगता है और उसका अपमान करता है। इस बार सिड अपने बॉस से बहस नहीं करता, वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन फोन उस बात को भूलता नहीं है। सिड को बिना बताए फोन खुद उसके बॉस को कॉल कर देता है। जैसे ही बॉस कॉल उठाता है, अचानक उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो जाता है और वह एक खतरनाक डिस्को परफॉर्मेंस करने लगता है। वो अपना सिर गर्म तेल के पास ले जाने लगता है, जिससे पता चलता है कि ये फोन कितना शक्तिशाली और खतरनाक बन चुका है। इसके बाद सिड फैसला करता है कि वह उस शरारती लड़के के पिता की कार का इस्तेमाल करेगा और एंजी को घुमाने ले जाएगा। जब दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, तभी वह शरारती लड़का उन्हें देख लेता है और तुरंत पहचान जाता है कि ये कार उसके पिता की है। सिड एंजी को फिल्म दिखाने ले जाता है, लेकिन उनके साथ समय बिताते हुए एंजी को सच पता चल जाता है कि ये कार सिड की नहीं है और वो असल में अमीर नहीं है। लेकिन पैसे और कार के बारे में सोचने के बजाय एंजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिड को उसके असली रूप के लिए पसंद करती है।
जब सिड एनजी को अपने रहस्यमय फोन के बारे में बताना शुरू करता है, तभी उसे याद आता है कि उसने गलती से फोन कार के अंदर ही छोड़ दिया है। सिड जल्दी से वापस कार के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर देखता है कि वह शरारती लड़का और उसका दोस्त पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं। वे सिड पर हमला कर देते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और कार के साथ साथ फोन भी छीन लेते हैं। हमले के बाद सिड घायल हालत में वापस आता है और एनजी उसके घाव साफ करने में उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ चोरी की गई कार के अंदर सिड का फोन अचानक बजने लगता है। शरारती लड़के का दोस्त कॉल उठाता है और जैसे ही वो फोन उठाता है, फोन उसे चलती हुई कार से बाहर कूदने के लिए मजबूर कर देता है। शुरुआत में लगता है कि वह बिना चोट लगे बच गया है, लेकिन कुछ ही पल बाद सड़क से एक ट्रक आता है और उसे टक्कर मार देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। इस घटना के कारण पुलिस सिड और एनजी को गिरफ्तार कर लेती है। शरारती लड़का पुलिस को बताता है कि सिड अपने फोन से लोगों को कंट्रोल कर रहा है और उनसे खतरनाक काम करवा रहा है। बाद में पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सिड से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, फोन फिर से बजने लगता है। इंस्पेक्टर कॉल उठाता है और फोन पर कुछ सुनने के बाद अजीब तरीके से मुस्कुराने लगता है। फिर वह बिना कोई सवाल पूछे सिड को छोड़ देता है और उसका फोन भी वापस कर देता है। स्टेशन से बाहर आने के बाद सिड को एक और बुरी खबर मिलती है। उसका बॉस भी फोन की वजह से नुकसान झेल चुका था और उसने अपना सिर गर्म तेल में डाल दिया था। अब सिड को आखिरकार समझ आ जाता है कि यह फोन कोई तोहफा नहीं है, ये एक खतरनाक चीज है जो उसके आसपास के लोगों को बर्बाद कर सकती है। सिड फोन को देखता है और पूछता है कि वो बेगुनाह लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है और इतनी भयानक चीजें क्यों कर रहा है। फोन एक चौंकाने वाला जवाब देता है। वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सिड और ज्यादा डर जाता है और फोन को नष्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह चाहे जो भी करे, फोन टूटता ही नहीं है। आखिरकार वह फोन को एक गड्ढे में फेंक देता है ताकि हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा सके। बाद में सभी दोस्त एनजी के घर पर इकट्ठा होते हैं और इस समस्या के बारे में बात करते हैं। सभी मानते हैं कि सिड का फोन बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर रहा है और लोगों की जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन एनजी सिड का बचाव करती है और कहती है कि सिड जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने खुद देखा है कि फोन अपने आप कॉल करता है। इसी बीच कुछ लोग गड्ढे से फोन ढूंढ लेते हैं और उसे वापस सिड के पास ले आते हैं। अब सिड फिर से उस खतरनाक फोन के साथ फंस जाता है और वह तथा उसके दोस्त सोचने लगते हैं कि आखिर इसे हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। उस रात सिड का फोन अचानक उसे कॉल करता है। जब सिड कॉल उठाता है तो फोन उसे बताता है कि उसका अगला शिकार एनजी होगी। ये सुनते ही सिड गुस्से में आ जाता है। वो फोन को चेतावनी देता है कि वह एनजी या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसी समय एनजी के घर पर फोन बजने लगता है। सभी डर जाते हैं। एनजी की एक दोस्त कॉल उठाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी और सबको डरा रही थी। फिर पता चलता है कि असल में कॉल एनजी की माँ ने किया था। वो सिर्फ एनजी को गैस बंद करने के लिए बता रही थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और फोन बजने लगता है और इस बार एक लड़की कॉल उठाती है। फोन उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और वो खुद को चाकू से नुकसान पहुंचाने लगती है। उसी समय वो शरारती लड़का भी, जो फोन के कंट्रोल में था, एक दूसरी लड़की पर गर्म पानी फेंककर हमला कर देता है। यहाँ तक कि एनजी का कुत्ता भी उस शरारती लड़के के दोस्त पर हमला करने लगता है। तभी सिड और उसके दोस्त आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं। वे देखते हैं कि हर तरफ पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है। एनजी अपनी माँ से संघर्ष कर रही होती है, जो फोन के कंट्रोल में आ चुकी होती है। वो शरारती लड़का एनजी की माँ पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब सभी समझ जाते हैं कि फोन ने बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सिड और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, उन्हें इस फोन को नष्ट करना होगा। वे फोन को एक ऐसी मशीन के पास ले जाते हैं जो उसे तोड़ सकती है, लेकिन शरारती लड़का, जो अभी भी फोन के कंट्रोल में था, उनका रास्ता रोक देता है। सिड उसका सामना करता है, जबकि बाकी लोग मशीन चालू करने के लिए जरूरी पासवर्ड ढूंढने लगते हैं। शरारती लड़का एक चेंसो उठाता है और सिड की तरफ बढ़ता है ताकि उसे मार सके, लेकिन क्योंकि वो अभी भी फोन के कंट्रोल में था, सब कुछ गलत हो जाता है और आखिरकार उसकी खुद की मौत हो जाती है। आखिरकार वे पासवर्ड डाल देते हैं और फोन को मशीन के अंदर डाल देते हैं। फोन पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद सिड अचानक अपनी सामान्य हालत में वापस आ जाता है, जैसे फोन का कंट्रोल खत्म हो गया हो। सिड, एनजी और उनके दोस्त टूटे हुए फोन को लेकर वापस स्कूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, फोन फिर से बजने लगता है और एक साथ सभी छात्रों को कॉल करने लगता है। एनजी तुरंत सभी को कहती है कि कोई भी कॉल मत उठाना, लेकिन प्रिंसिपल, जो पहले से फोन के कंट्रोल में था, आगे आता है और फोन को एक टीचर के कान के पास रख देता है। टीचर तुरंत फोन के असर का शिकार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सभी छात्र घबरा जाते हैं। अब हजारों लोग गुस्से में आ जाते हैं और सिड और एनजी पर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है। उसी समय सिड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि फोन को रोकने का एकमात्र तरीका है उसे पूरी तरह जमा देना। वह फोन को लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देता है
लेकिन फोन के कंट्रोल में आया प्रिंसिपल उसे निकालने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह सफल हो पाता, सिड का दोस्त फोन पकड़ लेता है। एक लड़का फोन को सिड के दोस्त के कान के पास ले जाने की कोशिश करता है ताकि वह भी फोन के कंट्रोल में आ जाए, लेकिन सिड का दोस्त फोन को टैंक में फेंक देता है। फोन पूरी तरह जम जाता है। फिर सिड का दोस्त बताता है कि उसने पहले ही अपने कानों में रुई लगा ली थी ताकि फोन उसे कंट्रोल न कर सके। आखिर में सिड अपने दोस्त को गले लगाता है और एंजी भी सिड के सामने अपनी भावनाएं कबूल कर लेती है। तीनों उस जमे हुए टैंक को, जिसमें खतरनाक फोन रखा था, समुद्र में फेंक देते हैं ताकि वह कभी वापस न आ सके। और इसी के साथ फिल्म हेल फोन की कहानी खत्म हो जाती है।